Assalamu alaikum friends, from today onwards I will be taking your microeconomics classes also. Okay, so let's start. सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो तीन बातें पहले डिस्कस करना चाहूँगा. आपने आफाक सर से ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस ऑलरेडी आपने ली हुई है, कुछ लेक्चर्स आपने देखे हुए हैं. अकाउंटिंग में मैं आपके क्लासेस लेता हूँ, लेकिन अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स यूज़ होती है, वही टर्म्स जाके इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है. लेकिन अकाउंटिंग में उन टर्म्स का मीनिंग हम एक तरह से लेते हैं, इकोनॉमिक्स में उन्हीं टर्म्स का मीनिंग हम दूसरे एंगल से लेते हैं. ठीक है, दैट मीन्स एक ही वर्ड अकाउंटिंग में भी यूज़ होता है, वही वर्ड इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है. लेकिन इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे उस वर्ड का पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग अलग होगा, और जब हम उसी वर्ड को अकाउंटिंग में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग अलग होगा. ठीक है, पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे वाले लेक्चर्स में, इसीलिए मैं पहले ही वो बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. ठीक है गाइज, ओके. तो आपने जितने भी अभी तक क्लासेस आफाक सर के मतलब लेक्चर्स आपने देखे होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, आई एम वेरी मच श्योर कि एक वर्ड आपने सुना होगा, फर्म एंड हाउस होल्ड. ऐसे करके उन्होंने कोई डायग्राम वगैरह आपको दिखाई होगी, उन्होंने बताया होगा, या आपने कहीं और पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि फर्म से जाके गुड्स जाती है हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड से यहाँ पे पैसे आ जाते हैं. ठीक है, लेकिन जो उन्होंने वहाँ पे फर्म यूज़ की है, फर्म जो यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, इसका मीनिंग इकोनॉमिक्स में है कोई भी बिजनेस यूनिट. मैं फिर से बताता हूँ गाइज, चाहे आपके आफाक सर आपके क्लासेस दे या मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस दूंगा, जब इकोनॉमिक्स में मैं बात करूँगा फर्म की, इसका मतलब खाली पार्टनरशिप फर्म नहीं होता है. इसका मतलब होता है कोई भी बिजनेस यूनिट, चाहे वो सोल प्रोपराइटर हो, चाहे पे पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे वो कंपनी हो, जिस भी तरह का बिजनेस होगा, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड या मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उन्हें हम फर्म्स इन जनरल यूज करते हैं वर्ड. ठीक है, क्योंकि अगर आपने अदरवाइज क्लास ली होगी, किसी लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये नहीं बताया होगा कि गुड्स में फर्म में से इतने गुड्स निकलते हैं, सोल प्रोपराइटर में इतने गुड्स निकलते हैं, कंपनी में इतने गुड्स निकलते हैं. नहीं, आपने वहाँ पे क्या पढ़ा होगा कि फर्म्स में से गुड्स एंड सर्विसेज निकलते हैं जो कि प्रोवाइड से किया जाता है हाउस होल्ड्स को, उस हाउस होल्ड फैक्टर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं यहाँ से. ठीक है, तो मैं उस टॉपिक के डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन मैं ये पॉइंट पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स में जब मैं यूज़ करूँगा फर्म, इसका मतलब होगा कोई भी बिजनेस यूनिट. लेकिन इसी फर्म को जब मैं अकाउंटिंग में यूज़ करूँगा, वहाँ पे इसका मतलब होता है सिंपली पार्टनरशिप फर्म. वहाँ पे कंपनी इसमें नहीं आती है, वहाँ पे प्रोपराइटरशिप इसमें नहीं आता है. ठीक है, तो ये आप माइंड में रखें, पहली बात. इसी तरह से जिस तरह से फर्म मैंने आपको एक वर्ड बोला, इन द सेम वे और एक वर्ड आप सुनोगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में. आपने शायद आफाक सर से ये गुड्स वर्ड सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक्स में गुड्स कहेंगे, जब मैं भी कहूँगा या आफाक सर कहेंगे गुड्स, इसका मतलब है जो भी चीज़ें होल कंट्री में मैन्युफैक्चर होती है, फिर चाहे आप इसे इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए यूटिलाइज करो या फाइनल कंजप्शन के लिए. अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है इंटरमीडिएट कंजप्शन और फाइनल कंजप्शन के लिए? अगर आप कोई भी, सपोज आप ये समझ लीजिए, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं फ्लोर लेके आता हूँ, आटा लेके आता हूँ मैं वहाँ से. ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट है, ये एक गुड है. जब मैं इसी प्रोडक्ट को वहाँ से लेके आता हूँ अपने घर, घर में जाके मैं रोटियां बनाता हूँ, खाता हूँ, दैट मीन्स मैं फ्लोर को डायरेक्टली कंज्यूम करता हूँ. मैं राइस लेके आता हूँ या वीट लेके आता हूँ, इस राइस या वीट को मैं डायरेक्टली कंज्यूम करता हूँ घर में. ये है गाइस फाइनल गुड. अब अगर मेरा कोई बिजनेस यूनिट है, मैं इसी फ्लोर को, इसी आटे को, इसी राइस को, इसी वीट को
ले जाता हूँ, फिर मैं इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करता हूँ, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद कोई और चीज़ मैं बना लेता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे लिए एज अ बिजनेस यूनिट मेरे लिए ये आटा फाइनल कंजप्शन नहीं है, मेरे लिए ये रॉ मटेरियल है। इसे यूज करके मैं चॉकलेट वगैरह कुछ बना देता हूं, फिर मैं उसे मार्केट में सेल करता हूं। ठीक है, तो ये रहा इंटरमीडिएट कंजप्शन। जब घर में यूज करते हैं तो फाइनल कंजप्शन। बहरहाल, आपने जब भी इकोनॉमिक्स में वर्ड गुड सुना है या आगे सुनोगे, इसका मतलब है जो भी चीजें बनती है, फिर चाहे वो फिक्स्ड एसेट ही क्यों ना हो। अगर मैं मशीन बनाता हूँ, मशीनरी को मुझे आगे जाके सेल नहीं करना है, मैंने मशीनरी परचेज करी खुद के यूज़ के लिए। ठीक है, मैंने फ्लोर यूज़ परचेज किया खुद के यूज़ के लिए, आटा। मैंने कोई और चीज़ फर्नीचर परचेज किया खुद के यूज़ के लिए। ठीक है, मैंने आगे बेचने के लिए इसे परचेज नहीं किया है। अकाउंटिंग में हम इसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं। फिर से बता देता हूँ, अकाउंटिंग में हम इसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं। अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब होता है जो हम चीज़ें परचेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, आगे जाके हमने उनको सेल करना होता है, उन्हें गुड्स कहते हैं। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो हम परचेज करते हैं यूज़ करने के लिए। लेकिन अकाउंटिंग में फिक्स्ड एसेट गुड्स अलग अलग, इकोनॉमिक्स में अलग अलग नहीं है। इकोनॉमिक्स में चाहे आप फिक्स्ड एसेट मतलब अपने कंजप्शन के लिए यूज करो या आगे बेचने के लिए यूज करो, आपके लिए ये गुड्स ही कहलाते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये मैंने दूसरा पॉइंट बताया गुड्स का। पहले मैंने बोला फर्म का मीनिंग, फिर मैंने बोला गुड्स का मीनिंग। इसी तरह से मैं और एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो मतलब जिनका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। उसी तरह से कभी आप सुनोगे इंडिविजुअल, जब आप खास करके ये पढ़ते हो कि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, तो इंडिविजुअल और एग्रीगेट्स या होल आप पढ़ते हो। यहाँ पे इंडिविजुअल जब हम कहते हैं ना, यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब मैं कहूँगा एक फर्म, एक बिजनेस यूनिट का बिजनेस क्या है, हम कहेंगे ये इंडिविजुअल यूनिट है। ठीक है, मैं कहूँगा एक स्कूल का प्रॉफिट वगैरह कितना है, आप कहोगे ये इंडिविजुअल यूनिट है। ये यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब है एक, फिर चाहे वो एक इंसान हो, एक कंपनी हो, एक पार्टनरशिप फर्म हो, एक सोल प्रोपरेटर हो या कोई भी बिजनेस यूनिट हो, इंडिविजुअल का मतलब है एक। लेकिन जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं वहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, इंसान। ठीक है, हाँ, फर्म्स को हम पर्सन यूज कहते हैं, मतलब यूज वर्ड करते हैं, हम पर्सन कहते हैं किसी फर्म को, लेकिन इंडिविजुअल हम इंसान को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स दी आप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे बेटर ये रहता है अगर इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन वही टीचर आपको अकाउंटिंग भी पढ़ा रहा है तो ये चीज़ें साथ साथ क्लियर हो जाती है, वरना ये कंफ्यूजन रहता है कंटिन्यू। फलानी सर ने ये बोला, दूसरे सब्जेक्ट में यही वर्ड पढ़ा हमने, फिर से वहाँ पे दूसरे सर ने कुछ और बोला। असल में ये डिफरेंस है, आगे जाके और भी कुछ वर्ड्स यूज़ होने हैं जो हमने अकाउंटिंग में भी देखने हैं, इकोनॉमिक्स में भी देखने हैं। लेकिन अकाउंटिंग में उनका मीनिंग डिफरेंट है, इकोनॉमिक्स में उनका मीनिंग डिफरेंट है। तो जब वो वर्ड्स यूज़ होंगे तो अकॉर्डिंगली मैं आपको वहाँ पर डिफ्रेंशिएट समझाऊंगा आपको कि अकाउंटिंग में क्या पर्सपेक्टिव समझना है हमने, और जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे किस नज़र से हमें इन्हें देखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, सर क्या आपके लेक्चर्स सफिशिएंट होते हैं, हमें आगे बुक तो नहीं लानी है कोई और? देखो भाई, ये डिपेंड, सिंपल मैं एक आंसर देता हूँ आपको, और फिर बार बार आपको मुझे मैसेज इस रिगार्डिंग ना करें। अगर आप लेक्चर्स देखते हो और आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि सर हम 6 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स दिन में देखते हैं, उसके बाद हमारे पास 15 मिनट भी नहीं बचते हैं, तो आपको बुक फिर वैसे भी परचेज नहीं करनी है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर 5-6 घंटे हम लेक्चर देखते हैं, फिर भी हम और 2-4 घंटे पढ़ना चाहते हैं, अब कहाँ से पढ़े, आपके नोट्स हमने ख़त्म कर दिए। तो हाँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी एमसीक्यू बुक, अकाउंटिंग के लिए मैं स्पेशली कहता हूँ 11th और 12th की, मैं किसी ऑथर को प्रमोट नहीं करूंगा, किसी पब्लिशर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल होगी, हाँ कोशिश करिए थोड़ा लेटेस्ट एडिशन, आप 1989 का कोई मतलब ये
पब्लिकेशन उस टाइम की कोई बुक लेके आओगे, उससे बेटर है थोड़ा सा लेटेस्ट है, जो कम से कम पिछले 2-4 सालों में पब्लिश हो गई हो, कुछ अमेंडमेंट्स आ जाती है, इसीलिए इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। तो कोई भी बुक किसी भी ऑथर का, किसी भी पब्लिशर का 11th और 12th, चाहे स्टेट बोर्ड की बुक, सेंट्रल बोर्ड की बुक, कोई भी ला लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड है आपके पास अगर टाइम है, क्यों खाली नोट्स देखो, आप चेक कर सकते हो हमने भी कितना पढ़ा है, बुक्स में भी कितना लिखा हुआ है, ठीक है। बट जो आपका सिलेबस है हम उसकी बात करते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स कहते किसे है? आफाक सर ने, आई एम वेरी मच श्योर, आपको बताया होगा कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिया एक फ्रेंच वर्ड है, वहाँ से निकला है, उसका मतलब है हाउस होल्ड। तो जो चीज़ें आपने ऑलरेडी सुनी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा वही बातें बताऊँ और आपका टाइम वेस्ट करूँ। जो मुझे लगेगा आफाक सर ने नहीं बोला होगा, मैक्रो में जो चीज़ें टच नहीं हुई होंगी, मैं वो चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सबसे पहला, मैंने जिस तरह इससे पहले भी बोला कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो? एक तो आपके मार्क्स कमाने हैं, बट सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है, क्यों ये सब्जेक्ट आया है मार्केट में, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें इकोनॉमिक्स समझनी है, विदाउट गोइंग थ्रू द डिटेल्स ऑफ द डेफिनेशंस और सो, अगर हमें सिंपल इकोनॉमिक्स समझनी है, तो हमने इकोनॉमिक्स अपने आप से समझनी है। खुद हम डेली लाइफ में क्या करते हैं पैसों के मामले में, हमें खुद समझ आएगा इकोनॉमिक्स क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं गाइस, जिससे थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा इकोनॉमिक्स। सपोज, मैं एग्जांपल एक देता हूं, सपोज आपकी फैमिली ने आपके लिए मंथली आपका पॉकेट मनी जो आपकी है वो डिसाइड की हुई है 2000 रुपीज। आपकी फैमिली में जो इनकम है वो लिमिटेड है, वो यूजुअली जितनी भी आपकी सैलरी पेरेंट्स की होगी, आपका बिजनेस होगा, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपके घर वालों ने सोचा होगा कि हमें अपना खर्चा भी चलाना है, आगे कंस्ट्रक्शन घर में करनी है, नया मकान बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, इनकी एजुकेशन है, ये सारे खर्चे माइंड में रख के उन्होंने क्या सोचा होगा कि भाई आप हमारे घर में, एक और भी आपके भाई बहन हैं, बट आपके लिए मंथली जो आपका हमने पॉकेट मनी डिसाइड किया है वो है 2000। अब लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो महीने के बिगिनिंग में, मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं गाइस, महीने के बिगिनिंग में, एट द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, सपोज 1 जनवरी एक नया साल स्टार्ट होता है, जनवरी मंथ के लिए 1 जनवरी को आपको आपके हाथ में घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने 2000 रुपीज थमा दिए। भाई ये आपको 31 जनवरी एक महीने तक चलाना है, यही खर्चा जो भी आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है। तो आप घर से जो ही निकलते हो, सबसे पहले आप, सपोज अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं होगी, मतलब सबसे पहले जब आप रोड पे, घर से निकल के मेन रोड पे जब आ जाते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, या आपको कहीं कोचिंग सेंटर जाना है, या कहीं भी जाना है। भाई एक तो यहाँ पे लोकल बस चलती है, नॉर्मल बस, दूसरा ऑटो भी चल रहा है। अब मुझे आप बताइए, क्या आप ऑटो से जाओगे या बस से जाओगे? ये सबसे पहले आपने डिसाइड करना होता है। घर से निकलते ही, रोड पे पहुंचते ही, वही ना वो कह रहे हैं, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपके यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं सर हम ऑटो में ही जाएंगे, तो फिर आपने ये भी सोचना है ना कि ऑटो वाला कितना लेगा, 200 रुपये लेगा। आपको हर दिन जाना है, तो आपके 2000 तो 10 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? और ये 2000 आपको खाली किराए के लिए नहीं दिया गया है, आगे और भी खर्चे आपको चलाने हैं। तो आप सोचते हो नहीं यार यहां पे बेटर है हम बस से जाए, ठीक है। तो 20 रुपए पे करके आप जाते हो बस में। ये यहां पे पहले आपने क्या किया, एक चॉइस यहां पे अराइज हो गई। आप बस के थ्रू 20 रुपए दे के पहुंचोगे, लेकिन कंफर्टेबिलिटी में आप कंप्रोमाइज करोगे, या आप ऑटो में जाओगे, कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा होगी पर पैसे भी ज़्यादा खर्च करने हैं। अब आपके जेब के हिसाब से आप देखोगे। अगर मैं आपसे ये कहता कि 2000 आपकी पॉकेट मनी मंथ की नहीं है,
2,000 की जगह आपकी पॉकेट मनी 50,000 है, तो शायद आप ये यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं सोचते। आपने ज़्यादा सोचा, आपने सोचा ऑटो में जाए, बस में जाए। क्यों सोचा आपने? क्योंकि आपके जेब में 2,000 रुपये जो है ना, ये लिमिटेड है। आपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर ली, भाई अगर मुझे ऑटो की आदत लग गई ना, हर दिन 200 देने हैं, 10 दिन में 2,000 ख़त्म होंगे, फिर तो 20 दिन मंथ के घर में बैठना है। तो आपने यहाँ पे एक चॉइस मेकिंग की, एक डिसीजन किया कि जो आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे, आपने इनमें से कोई एक चूज किया। क्लियर यहाँ तक? आप आगे और चले, आगे और जाते हो, पहुँच गए आप अपने कॉलेज वगैरह, ठीक है। तो जब आपने क्लास वगैरह ले ली, अब आपकी ब्रेक होती है, लंच ब्रेक होती है। लंच ब्रेक में आप वहाँ से निकल के कैंटीन पे जाते हो। अब कैंटीन में फिर से मसला खड़ा हो गया, भाई यहाँ पे क्या खाना है? सिंपल चाय और स्नैक्स खाने हैं, या आपको कश्मीरी वाजवान खाना है, या कोई और चीज़ खानी है? डिपेंड अपॉन योर पॉकेट मनी, आपके जेब में कितना है, उस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद हर एक काम में आप जहाँ पे भी पैसों की बात आएगी, आप हर बार सोचते हो कि आपके जेब में कितना है, कितने टाइम तक ये रहना चाहिए ये पैसा, तो आप अकॉर्डिंगली पैसे आगे जाके खर्च करते हो। ये मैंने गाइस एग्जांपल आपको दी एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की। यूनिट यहाँ पे नहीं है, मैं एक इंसान की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपके फैमिली की एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके फैमिली में कोई भी जॉब कर रहा हो, आपके फादर कर रहे हैं, आपकी मदर कर रही है, दोनों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपकी जो इनकम है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, मंथली इनकम आपके घर की 50,000 है। अब आपकी 50,000 आपके घर की इनकम है, आप 5 या 6 फैमिली मेंबर्स हो, ये 50,000 जो है ना, इन 6 मेंबर्स को चलाने के लिए है। दैट मीन्स आपके घर में सपोज कोई कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, उसका फीस भी इसी 50,000 में पे करना है। आप बीच में कहते हो कि चलो यार आज घर पे खाना नहीं खाएंगे, आज रेस्टोरेंट पे जाएंगे, तो वहाँ जो बिल पे करनी होगी वो भी इसी 50,000 में से पे करनी है। आपके घर में आपका ओल्ड एज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होंगे, उनका मेडिसिन जो होता है मंथ का, डॉक्टर चेकअप का जो खर्चा होता है, वो भी आप यहीं पे करोगे इसी 50,000 में से। आप जिम वगैरह जाते हो, हेल्थ क्लब जाते हो, जितना भी आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन वगैरह पे करते हो, वो भी आपने इन्हीं 50,000 में से पे करनी है। अब अगर मैं ये लिस्ट बताता जाऊँ ना, फिर आप कहोगे सर जितना आपने बताया इसमें तो 2 लाख भी कम है, अब 50,000 में से एडजस्ट करना है। फिर आप क्या कहते हो कि भाई हम एक काम करेंगे, कुछ चीज़ें हैं वो हम छोड़ देंगे, वो नेसेसिटी नहीं है, वो बाद में देखेंगे, पहले ये चीज़ें देखेंगे, जब ये फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद हम और देखेंगे और क्या हमें चाहिए। मतलब सबसे पहले जो भी पर्सन जिसकी भी इनकम लिमिटेड होती है, हर किसी की लिमिटेड होती है, सपोज 50,000 है, सबसे पहले वो देखेगा घर में खाने के लिए चीज़ें है कि नहीं। ये हर किसी प्रायोरिटी है, हर किसी की। कोई ये नहीं कहेगा कि चलो खाने की कोई बात नहीं है, पहले मैं एप्पल आईफोन लेके आता हूँ, ठीक है। ये पहले नहीं होगा, पहले आप देखोगे घर में खाना है, उसके बाद आपकी क्लॉथिंग, आपका शेल्टर, उसके बाद आप जिस तरह आप में से किसी ने पढ़ा होगा मास्लोज नीड हायरार्की, ह्यूमन बिहेवियर जब हम पढ़ते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है समझने के लिए। आप गूगल कीजिएगा दिस मास्लोज नीड हायरार्की, एक इंसान की ज़रूरतें पहले क्या होती है, उसके बाद जब वो पूरी होती है फिर क्या ज़रूरत होती है, तो अकॉर्डिंगली उसी तरह से आपकी फैमिली की जो चाहते हैं, जो आप चाहते हो करना, चाहे आपकी फैमिली की बात करें या इंडिविजुअली आपकी बात करें, जो आप चाहते हो ना करना, हम ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, भाई फिर हमें पैसों के हिसाब से अपनी औकात भी देखनी पड़ती है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं हेलीकॉप्टर परचेज़ करूँ, बट ये परचेज़ करना शायद फिनेंशियल
एक तो लीगल एस्पेक्ट उसको छोड़ दीजिए, अगर पैसों की बात की जाए शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, शायद क्या कंफर्म मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम फिर छोड़ देते हैं, भाई छोड़ दो दिमाग में ये चीज़ें। हाँ आपको क्या चाहिए, बाइक लेनी है, हाँ ये ले लेते हैं, गाड़ी चाहिए थोड़ी सी बड़ी चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, फाइनेंस वगैरह करके ले लेते हैं। लेकिन जब में एक लिमिट है जहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, उसके बाहर हम नहीं जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक हमें क्या समझ आया, दैट मीन्स जो हमारे पास एसेट्स वगैरह होते हैं या जिन्हें हम इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, अब रिसोर्स किसे कहते हैं, रिसोर्स हर उस चीज को कहते हैं जो आपकी नीड फुलफिल करे। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मुझे कहीं पे बात करनी है, मैं आपके साथ ये लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल फोन में यूज़ कर रहा हूँ ये है एक रिसोर्स जिससे मेरी नीड आपके साथ कम्युनिकेट करने की फुलफिल हो रही है। ठीक है, आज गर्मी का मौसम है, मुझे गर्मी बहुत लग रही है, मुझे नीड है कि मुझे थोड़ा सा कूल एटमॉस्फेयर, कूल टेम्परेचर मिले, ठीक है, तो मैं एसी ऑन कर लेता हूँ। ये एसी जो है ना, इससे एक मेरी नीड फुलफिल हो गई है, ये एसी मेरे लिए रिसोर्स है। जब सर्दी का मौसम आता है, सर्दी के मौसम में हम क्या चाहते हैं कि नहीं भाई हमारे पास अब सर्दी तो है, हमें थोड़ी सी गर्मी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे घर में कांगड़ी बुखारी वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं या वॉल्वो एसीज वगैरह जो यूज़ करते हैं, हॉट एसीज, उनसे वो यूज़ करके हमें एक नीड, जो हमारी एक नीड है वो फुलफिल होती है। दैट मीन्स ये हमारे लिए रिसोर्स है। आपको पढ़ना है, आपको नॉलेज चाहिए, ये नॉलेज आपको एक बुक से मिलती है, ये बुक आपके लिए रिसोर्स है। कंप्यूटर आप यूज़ करते हो, लैपटॉप आप यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए रिसोर्स है। हर वो चीज़ जिससे आपकी नीड फुलफिल होती है उसे रिसोर्सेज कहते हैं। बट इन रिसोर्सेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे आप इंडिविजुअल एक इंसान की बात करें, फैमिली की बात करें, फर्म कंपनी की बात करें, या होल एज ए नेशन की बात करें, एक कंट्री की बात करें, हर कंट्री, हर इंडिविजुअल, हर फर्म, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। स्केर्सी रिसोर्सेज इसीलिए इन्हें कहता है, स्केर्सी का मतलब लिमिटेड होते हैं, ये अनलिमिटेड नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, सर क्या हमारे पास तो बेशक लिमिटेड है, क्या जो बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स है उनके पास भी लिमिटेड है? हाँ, उनके पास भी लिमिटेड है, बिलियन कह लीजिए, ट्रिलियन कह लीजिए, बट कहीं पे जाके तो लिमिट होता है ना। जब आप इनफाइनाइट कहोगे, सपोज अगर आप कहोगे किसी के पास इनफाइनाइट प्रॉपर्टी है, फिर वो लिमिटेड में नहीं आता, लेकिन फाइनाइट, इनफाइनाइट तो है ही नहीं। और अगर आपके पास रिसोर्स खाली पैसे ही नहीं है, अगर मैं आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश दे दूं, उससे आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, वो प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए ना। मार्केट में है ही लिमिटेड, ठीक है, मतलब गोल्ड कितना है अभी कंट्री में, लिमिटेड है। एसीज कितने हैं, लिमिटेड है। टीवीज कितने हैं, लिमिटेड है। कोई नंबर चलिए 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, लेकिन फिर भी लिमिटेड तो है ना। तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है ये लिमिटेड है। लेकिन मसला क्या है, हर किसी के पास वांट्स है, डिजायर्स है, विशेस है, एस्पिरेशंस है, हर कोई चाहता है कुछ चीज़ें, ठीक है, हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं वांट्स है, हर किसी के वांट्स है। अब हर किसी के जो वांट्स है ना, हर कोई अपने वांट्स फुलफिल करना चाहता है, बट वांट्स जो है ना, इनकी कोई लिमिट नहीं है। मैं चाहता हूँ वो भी मेरा हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास घर भी हो, मेरे पास अब कश्मीर में भी एक घर हो, दिल्ली में भी एक घर हो, अमेरिका में भी एक घर हो, हर जगह मेरे पास घर हो, लेकिन ये जो मेरे वांट्स है ये अनलिमिटेड है। बट इन्हें मैं सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, फुलफिल करना चाहता हूँ अपने वांट्स को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब मसला खड़ा होता है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
तो जब हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे मसला, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, अराइज होता है एक पॉइंट, एक दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन। हमें अब इन रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है ताकि हम लोगों की डिमांड्स को, या इंडिविजुअल के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अब रिसोर्सेज को एलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है ताकि वो इन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर सके। क्या एक ही बार में सारी वांट्स फुलफिल होती है? नहीं। अब क्या करता है वो? प्रेफरेंस और प्रायोरिटी देता है। जैसा मैंने कहा, हर कोई पर्सन चाहेगा पहले उसका पेट भरा हुआ हो, पानी उसके पास ठीक ठीक पिया हुआ होना चाहिए, तब वो सोचेगा आगे मुझे और कुछ करना है, फिर सोचेगा क्लॉथिंग, फिर शेल्टर। जब ये चीज़ें फुलफिल होगी फिर वो बोलेगा मुझे अब बुक भी चाहिए, जब ये होगा फिर बोलेगा मुझे कम्युनिकेट करना है किसी से, मुझे सेल फ़ोन चाहिए। अब जब सेल फ़ोन भी उसके पास है, नॉर्मल सेल फ़ोन, एंड्रॉयड वाला जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, अब उसके बाद वो सोचेगा नहीं यार अब एप्पल चाहिए। पहले सोचेगा सिंपल आईफोन वगैरह, बाद में सोचेगा, पहले सोचेगा सिंपल एक लैपटॉप चाहिए, फिर सोचेगा नहीं सर ये तो एप्पल का होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें वो तब सोचेगा जब उसकी जो इससे पहली वाली डिमांड से वो फुलफिल होती है, फिर इसकी नई डिमांड अराइज होती है, ठीक है। या एक ही बार में जितनी भी डिमांड्स है, अब ये सारी एक ही बार में फुलफिल नहीं होती है, सारे वांट्स एक ही बार में फुलफिल नहीं होते हैं। अब इन्हें हम प्रायोरिटाइज या प्रेफरेंस के बेसिस पे फुलफिल करते हैं, पहले कोई और, उसके बाद फिर कोई और, जब वो फुलफिल होगा फिर कोई और। तो ऑल इकोनॉमिक्स इज अबाउट एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी और प्रेफरेंस। यहां तक आई होप क्लियर होगा। ओके, लेकिन अब यहाँ पे और एक मसला है, सर ये वांट का मतलब क्या है? चलिए रिसोर्स तो समझ आया, वांट का मतलब क्या है? वांट समझने के लिए हम कुछ और टर्म्स पहले देखते हैं। पहले हम देखेंगे डिज़ायर क्या होता है। डिज़ायर का मतलब है ए मियर विश टू हैव अ कमोडिटी, मेरी अंदर से चाहत कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट, कोई कमोडिटी, कोई एसेट हो, इसे हम कहते हैं डिज़ायर, या जिसे आप विश एक कह सकते हो। सिंपल एक विश, मेरी ख्वाहिश है, क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ बिना ये चीज़ देखे। मान लीजिए जो हम सपने देखते हैं, सपनों में काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास ये होता, ये जो काश हमारे माइंड में आता है, ये जो एक मेयर विश होती है, इस मेयर विश को हम डिज़ायर कहते हैं। जब मैं डिज़ायर की बात करूँ, मैं ये चाहता हूँ, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ें हम डिज़ायर में डिस्कस नहीं करते। बात समझ आई? सिंपल, कोई भी आपकी ख्वाहिश हो, चाहे वो आपके कंट्रोल में हो या ना हो, उसे हम डिज़ायर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है वांट का मतलब क्या है। वांट हर उस डिज़ायर को कहते हैं, हर उस चाहत को कहते हैं, हर उस तमन्ना और आरज़ू को कहते हैं विच इज़ बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। दो चीज़ें अब होनी चाहिए। कोई भी डिज़ायर, आपकी कोई भी चाहत, अगर दो चीज़ें आपके पास हो, एक तो एबिलिटी, आप चाहते हो कि आपके पास लैपटॉप हो, 30,000 का लैपटॉप, जब आपके पास ये 30,000 कैश होंगे, और आपकी विलिंगनेस, आप चाहते होगे कि हाँ 30,000 इस चीज़ पे खर्च करें, ठीक है, तो इसे वांट कहते हैं। तो यहाँ पे अब समझ क्या आया हमें? कोई भी चाहत जो भी आपकी होती है, आपके दिमाग में होती है, उसे हम डिज़ायर कहते हैं, कोई भी विश। लेकिन ये विश अगर फुलफिल होने के लिए आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे, एबिलिटी होगी, एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास एबिलिटी होगी, उतने रिसोर्सेज होंगे कि आप इसे परचेज, इस डिमांड को, इस डिज़ायर को फुलफिल कर सको, तो फिर ये डिज़ायर नहीं रहती है, फिर इसे वांट कहते हैं। हम जब यहाँ पे बात करते हैं वांट्स की, वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, तो वहाँ पे आप अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिज़ायर की बात नहीं होती है वहाँ पे। मतलब वांट्स का मतलब है वो चीज़ें नहीं जो मैं खाली सोच सकता हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। वांट्स मतलब जो हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, अफोर्ड करने चाहिए हम। उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का मतलब है हर वो वांट, दैट मीन्स मेरे पास जिस चीज़ की एबिलिटी है बाय करने की, प्लस और दो चीज़ें हमें देखनी पड़ती है।
ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस। मैं चाहता हूं मेरे पास लैपटॉप हो, चाहता भी हूं, एफोर्ड भी कर सकता हूं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस पे। अगर इन्फ्लेशन मार्केट में होगी, वो आप पढ़ोगे अफाक सर के पास, या मैं भी कभी डिस्कस करूंगा उस बारे में। इन्फ्लेशन मार्केट में जनरल प्राइस राइज होगा, यही लैपटॉप अगर इसका प्राइस 1 लाख में होगा। अब क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि पहले मैं अफोर्ड कर सकता था, क्या मैं इस 1 लाख पे अफोर्ड कर पाऊंगा? अगर अफोर्ड कर भी पाऊं तो क्या मैं चाहता हूं अब 1 लाख में परचेज करना? तो दो चीजें आपको माइंड में रखनी है डिमांड के लिए। एक तो ये वांट होती है, लेकिन ये होती है विथ रेफरेंस टू प्राइस। मैं चाहता हूं कोई चीज परचेज करना, लेकिन इस प्राइस पे 30,000 पे, 40,000 पे। अगर ये प्राइस 1 लाख चला जाएगा, फिर ये मेरी डिजायर, मेरी वांट नहीं रहती है। तो डिमांड का मतलब क्या होता है? एक तो वांट प्लस एट ए पर्टिकुलर प्राइस, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे होती है ये वांट। दूसरी बात, ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। हाँ, ये बात भी है। आज मैं एसी 40,000 का भी परचेज कर सकता हूं, लेकिन जब सितंबर अक्टूबर आएगा, गर्मी होगी ही नहीं, क्या उस टाइम पे मैं परचेज करना चाहूंगा? ना, अब मेरी चाहत उतनी नहीं रहती है एसी की सर्दियों में। ठीक है, तो नेसेसिटी होती है। कभी सपोज मैं मार्केट जा रहा हूं कहीं से, मेरे पास मेरा एग्जाम देना है, मुझे ऑफलाइन एग्जाम। अब पेन, मैं एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा हूं, मैं गेट पे खड़ा हूं, मेरे पास जो पेन है वो मैं देख रहा हूं जेब में पेन है ही नहीं, या गिर गया है, या मैं घर पे ही भूल चुका हूं। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सपोज मार्केट में लॉकडाउन चल रहा है, स्ट्राइक है, कोई शॉप भी नजदीक नहीं है। इस सिचुएशन में अगर कोई पर्सन 5 रुपए का पेन मुझे 100 रुपीज में भी देगा, मैं परचेज करने के लिए तैयार हूं इस प्राइस पे। दैट मीन्स इस सिचुएशन में डिमांड है मेरे लिए इस प्राइस, इस पेन की। बात समझ आ रही है? लेकिन जब मैं एग्जाम दे के वापस आ रहा हूं बाहर, अब मुझे पेन की जरूरत नहीं है। यही पर्सन जिससे मैंने सुबह एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले 100 रुपए का पेन लिया था, अब यही पर्सन मुझे कह रहा है भाई ये पेन 10 रुपए का है और एक पेन ले लो, अब 100 रुपीज का नहीं है, अब खाली 10 रुपीज का है। क्या मैं विलिंग हूं? क्या अगर आप इस सिचुएशन में होगे आप विलिंग होगे? नहीं। सुबह आप हो सकता है 500 का भी परचेज कर लो ये 5 रुपए वाला पेन। तो डिमांड के लिए दो चीजें होती है, एक तो प्राइस देखना पड़ता है, किस प्राइस पे, किसी प्राइस पे होगी डिमांड, किसी प्राइस पे डिमांड नहीं होगी आपकी, प्लस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, मतलब टाइम पीरियड देख लीजिए, एग्जाम में जाने से पहले जो टाइम था ना, उस टाइम पे 100 रुपए का भी पेन मैं परचेज करना चाहता था, ये डिमांड थी। एग्जाम दे के मैं जब आया, टाइम पीरियड चेंज हो गया, अब यहां पे 10 रुपए का भी नहीं परचेज करूंगा। तो डिमांड, ये हम आगे डिमांड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे मुझे आपको बेसिकली ये वांट समझाना था। वांट का मतलब सिंपल तमन्ना और आरज़ू नहीं होती है। वांट का मतलब है आपके पास एक तो चाहत हो, प्लस आपके पास एबिलिटी एंड कैपेसिटी भी हो कि आप इसे परचेज कर सको। क्लियर यहां तक गाइस? ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हम होल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अक्सर मैंने एग्जाम में ये वाला एमसीक्यू भी बहुत बार देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में, कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स होल, चाहे आप माइक्रो की बात करो या मैक्रो की बात करो, होल इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये चलता है? होल इकोनॉमिक्स आप याद रखिए डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। जब मैं होल इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स चलता किस चीज पे है? डिमांड और सप्लाई पे चलता है। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल आपको दी, आपके यहां डिमांड थी पेन परचेज करने की, आप चाहते थे पेन परचेज करना, वहां पे एक ही बंदा सेल करना चाहता था, उसने आपसे ज्यादा चार्ज किया, आप मजबूर थे, आपने चार्ज किया। लेकिन इसके मुकाबले में अगर वहां पे लॉकडाउन नहीं होता तो आपके पास आसपास में 2-4 शॉप्स थी, क्या आप फिर भी परचेज करते 100 रुपीज का पेन? नहीं ना करते, फिर तो वही 5 रुपीज 10 रुपीज का पेन परचेज करते। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक प्रिंसिपल है
इकोनॉमिक्स का, जिस प्रिंसिपल के ऊपर होल इकोनॉमिक्स की बुनियाद बड़ी है, वो है गाइस डिमांड एंड सप्लाई। सारा डिमांड और सप्लाई का खेल है। एक हल्की सी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं लाइट ऑन अ लाइटर नोट। आगे हमने डिटेल में डिमांड सप्लाई पढ़ना है। आप ये ना समझे कि मैंने डिमांड स्टार्ट किया, मैं खाली आपको आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। समझ लीजिए आप हर किसी मैं आप लोगों में से हर किसी ने एक बात नोट की होगी कि जब सब्जी की बात करता हूं, सब्जी की, जब मतलब खेतों में कोई भी सब्जी होती है, टमाटर वगैरह जब भी होती है, या जब सेब होते हैं सितंबर अक्टूबर में, उस टाइम पे सेब की जो रेट, जो प्राइस मार्केट में होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर खत्म होता है, फिर जब मार्च अप्रैल की बात आती है, उस टाइम पे पेड़ों पे सेब नहीं लगे होते हैं। लेकिन जब मैं मार्केट में यही एप्पल परचेज करने जाता हूं तो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, जितने बंदे एप्पल खाने वाले हैं वही सितंबर में भी खाते हैं, वही मार्च अप्रैल में भी दुकान पे जाते हैं एप्पल चाहिए। अब जब वो मार्केट में जाते हैं, सपोज 50 बंदे हैं, एक एग्जांपल देता हूं, 50 बंदे जाते हैं हमें एप्पल चाहिए, लेकिन सितंबर अक्टूबर में थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज के यहाँ पे एप्पल्स रेडी होते हैं, वो कहते हैं हमारे पास है, हमारे पास है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है वहाँ पे मांगने वाले कम होते हैं। अब सप्लायर्स के बीच में खुद कंपटीशन होता है, चलो मुझे 10 रुपये कम दे दो, दूसरा कह रहा मुझे 15 रुपये कम दे दो, तीसरा कह रहा मुझे 40 रुपये कम दे दो। अल्टीमेटली जो रेट है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब जब आगे आगे हम बढ़ते हैं, जब हम पहुंच जाते हैं अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल मई में सप्लाई तो है ही नहीं सेबों में, यहाँ पे अब स्टॉक जो रखा है गोडाउन में, वेयर हाउसेज में, वही बचा है कोल्ड स्टोर्स में। अब जब वो मार्च अप्रैल में जाता है वो लिमिटेड है, वो ज़्यादा नहीं है। अब डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में एप्पल्स है ही नहीं उतने, लेकिन डिमांड है, तो एप्पल्स का प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाता है। सप्लायर कहता है मेरे पास इतना है, बायर कहता है मुझे चाहिए, दूसरा कहता है मुझे चाहिए, अल्टीमेटली इनकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है गाइस, तो अभी हम इस सप्लाई डिमांड इसको ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ेंगे, मुझे आपको खाली बताना है अभी के जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके ऊपर होल इकोनॉमिक्स ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर? अच्छा, अब डिमांड की अगर आप डेफिनेशन बोलोगे तो क्या है? डिमांड इज ए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू पे। विलिंग मतलब चाहत, डिजायर, एंड एबल मतलब एबिलिटी या कैपेसिटी, इसके पास उतने रिसोर्सेज होने चाहिए, एट ईच पॉसिबल प्राइस, किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। ठीक है, कभी कभार आपको चाहिए 1 महीने 2 महीने के बाद, उसी रेट पे आप नहीं हो रेडी खरीदने के लिए। तो ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया, ये डिमांड का मतलब है। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन अराइज होता है, ये भी मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी ये बात भी अफाक सर से सुनी होगी कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। अगर हम बात करें अनऑफिशियली जब से ये दुनिया बनी है, अनऑफिशियली तब से इकोनॉमिक्स चल रही है। लेकिन ऑफिशियली ये कॉन्सेप्ट कब से आया है? ऑफिशियली फर्स्ट टाइम जो बुक लिखी गई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि एक मशहूर व मारूफ इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने लिखी थी 1776 में। इस बुक से एक आइडिया मिलता है कि इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, तो कहीं भी आप सुनोगे या कहीं भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा या आपसे पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्या है, फॉर्मल ओरिजिन मैं कह रहा हूँ। इनफॉर्मल जब से इंसान है तब से ये दो चीज़ों के बीच में अल्टरनेट ढूंढ लेता है, अब मैं ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, ये तो बहुत पहले से है। लेकिन फॉर्मली बुक्स वगैरह जब से पब्लिश हुई तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो फॉर्मली आया है वो आया है वेल्थ ऑफ नेशंस बुक में, जो कि एक इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने 1776 में लिखी है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है 2 हिस्सों में हम उसे डिवाइड करते हैं। ये आपने पढ़ा है, ये मुझे ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, आफाक सर ने ऑलरेडी बोला है कि ये चीज़ें मैंने पढ़ाई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल लेवल पे जब हम बात करेंगे, एक फर्म की बात, एक इंसान की बात, एक कंपनी की बात, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात,
तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम एग्रीगेट्स की बात करेंगे, एक स्टेट की टोटल मैन्युफैक्चर कितना है, एक स्टेट का टोटल सेल कितना है, एक स्टेट की टोटल कितना है, एक कंट्री का टोटल सप्लाई कितना है, जब हम एग्रीगेट की बात करेंगे, एक कंट्री की टोटल इनकम कितनी है, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर गाइस? तो यहां पे एक इंडिविजुअल डिमांड या सप्लाई कह लीजिए, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल डिमांड या सप्लाई कह लीजिए, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेजर डिटर्मिनेंट क्या है? मेजर डिटर्मिनेंट है प्राइसेस। ये आप याद रखिए। दैट मीन्स सारा खेल माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइसेस के ऊपर है। दैट सिंपल समझ लीजिए, अगर मुझे कोई चीज़ 10 रुपए की मिलती है, मैं वो एक आइटम परचेज करता हूं, अगर वही प्रोडक्ट मुझे 1 रुपए की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, हो सकता है मैं 2-3 परचेज करूं। तो इंडिविजुअल लेवल की हम बात जब करें, किसी इंडिविजुअल, एक इंसान की, एक फर्म की, तो वहां पे सारा खेल जो है वो प्राइस का होता है। लेकिन जब हम बात करें एट मैक्रो लेवल, तो वहां पे जो मेजर डिटर्मिनेंट है वो है इनकम। ये आप याद रखें, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेजर डिटर्मिनेंट है वो है प्राइस, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेजर डिटर्मिनेंट है वो है इनकम। मैं ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपने पढ़ा है वो, मैं नहीं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूं। बहुत बार मैंने ये वाला एमसीक्यू भी देखा है कि प्राइस थ्योरी किससे रिलेटेड है और इनकम थ्योरी किससे रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि प्राइस मेजर डिटर्मिनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो आप ये भी कह सकते हो कि प्राइस थ्योरी इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इनकम मेजर डिटर्मिनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो आप कह सकते हो कि इनकम थ्योरी इज मेजर डिटर्मिनेंट, सॉरी, इनकम इज मेजर डिटर्मिनेंट और इनकम थ्योरी इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर यहां तक? उसी तरह से अब सर ये बुक तो वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी एडम स्मिथ ने, ये माइक्रो मैक्रो कहां से आ जाता है? ये वर्ड्स कब यूज हुए? इकोनॉमी दो हिस्सों में कब डिवाइड हुई, माइक्रो और मैक्रो में? ये 1933 में रैगनर फ्रिंच थे, इन्होंने एक बुक और लिखी थी, उसमें इन्होंने डिस्कस किया माइक्रो और मैक्रो के बारे में। ठीक है, ये भी एमसीक्यू के लिए आपके यहाँ इंपॉर्टेंट बहुत है। तो मैंने खाली आपको इंट्रोडक्शन दिया आज इकोनॉमिक्स का, माइक्रो का थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया। आगे वाले टॉपिक्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कल से हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे आपका सिलेबस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ठीक है, और जानबूझ के आप ये ना कहे कि मैंने माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस अभी नहीं बताई, क्योंकि अफाक सर ने बोला है कि उन्होंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई है, जो उन्होंने पढ़ाई है मैं उसे टच नहीं करूँगा। ठीक है, उसके अलावा ताकि वही टाइम मैं आपको दूंगा, कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा आपको। अगर मैं वही पॉइंट फिर से बताने लगा तो आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट मिस हो जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए, ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में मैं आपका रिप्लाई देखूंगा, आपको क्या लगा, कहीं पे कम ज़्यादा मैंने बोला होगा तो आप बता दीजिए। ठीक है, ओके गाइस, थैंक्स लॉट।